बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। जो प्रश्न मैंने पाठों के अलावा चुने हैं, जो आपको कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। कुछ प्रश्न मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लिखवाया है, कुछ जो शेष बचा है उस पर लिखवा रही हूँ। तो 2-3 दिन का क्रम है, क्योंकि अतिरिक्त प्रश्न की कोई सीमा नहीं होती कि मैं कितने लिखवाऊँ। जो भी मुझे मिलते जा रहे हैं कि पिछले सालों के, वो मैं करवा दे रही हूँ। तो मैं 2010 का एक प्रश्न करा रही हूँ। बादलों से पर्वत के छिप जाने पर कवि ने क्या कल्पना की है, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्नोत्तरी 2010 का एक प्रश्न है। यहाँ मैं पाठ डाल देती हूँ। रिवीजन पदपाठ 5। पर्वत प्रदेश में आवास। प्रश्नोत्तर। प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, बादलों से पर्वत के छिप जाने पर कवि ने क्या कल्पना की है। छिप जाने पर कवि ने क्या कल्पना की है। ये 2010 का प्रश्न है। तो मैंने प्रश्न उतार दिया, अब इसको उतार लीजिए। मैं थोड़ा सा कैमरे को भी एडजस्ट कर दे रही हूँ। मुझे लग रहा है शायद आपको देखने में कुछ असुविधा हो रही हो, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दी कैमरे से। अब आप कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देख के उत्तर लिखिए। तो उत्तर नंबर 1 डाल देते हैं और शुरू करते हैं। कवि ने बादलों के कारण पर्वत के छिप जाने पर कवि ने बादलों के कारण पर्वत के छिप जाने पर अचानक यह कल्पना की है कि अचानक बादल ऐसे उठे। छिप जाने पर अचानक कवि ने यह कल्पना की है कि अचानक बादल ऐसे उठे। अचानक बादल ऐसे उठे मानो पूरा पहाड़ एक विशाल पक्षी के समान है। एक विशाल पक्षी के समान है। विशाल पक्षी के समान है जो बादलों के पंख फड़फड़ाकर जो बादलों के पंख फड़फड़ा कर
जो बादलों के पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ चला हो, आकाश में उड़ चला हो। इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि आकाश में चारों ओर, इसका परिणाम यह हुआ कि आकाश में चारों ओर बादल ही बादल छा गए हैं, बादल ही बादल छा गए हैं। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मात्र धुआं 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 के अलावा। ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं करके फिर दूसरा लिखूंगी क्योंकि जगह कम है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए, हो गया होगा आपका, तो मैं इसको रब करती हूँ। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य बहुत पूछा जाता है, ये 2010 और 16 दोनों में आया है। प्रश्न संख्या 2, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। 2010 और 2016। उत्तर शुरू करते हैं। उत्तर नंबर 2, प्रस्तुत कविता पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वत प्रदेश में पावस में प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत पावस में प्रकृति प्रेमी कवि
सुमित्रा नंदन पंत ने, प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। उन्होंने पर्वतीय प्रदेश का अत्यंत सुंदर पर्वतीय प्रदेश का अत्यंत सुंदर सजीव चित्रण किया है। चित्रात्मक शैली द्वारा प्रकृति का प्रतिपल परिवर्तित रूप आँखों के सामने, प्रतिपल परिवर्तित रूप आँखों के सामने आ जाता है। कवि ने प्रकृति का उत्कृष्ट मानवीकरण किया है और पुष्प रूपी आँखों से पर्वत अपने महाकार को चरणों में पले स्वच्छ तालाब के जल में निहार रहा है। चरणों में पले स्वच्छ तालाब के जल में निहार रहा है। वर्षा ऋतु ने अपने भयानक रूप से पर्वत को घेर लिया, जिससे वह अदृश्य हो गया। विभिन्न
अलंकारों, विभिन्न अलंकारों, उत्कृष्ट भाषा, उत्कृष्ट भाषा तथा सजीव चित्रण, सजीव चित्रण, ये लाइन मैं ऊपर लिख देती हूँ रब करके, क्योंकि ये लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसको रब करूं। चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं रब करती हूँ। प्रतिपाद्य का तात्पर्य होता है कि आप कविता का उद्देश्य बता रहे हैं, यानी कवि पंत ने उस कविता को लिखने का जो उद्देश्य बनाया है वो है प्राकृतिक चित्रण का वर्णन करना। प्राकृतिक चित्रण का वर्णन करने में कवि ने उसको मानवीकरण के माध्यम से सजीव कर दिया है, ताकि वो प्रकृति न लगकर मनुष्य की तरह हाव भाव व्यक्त कर रही है, अपना स्वरूप देख रही है, पंख लगा के पक्षी की तरह उड़ जा रहा है, और जल जो है उससे धुआं निकल रहा है, ऐसे कि जैसे पूरे वातावरण को जादुई खेल से पूरे वातावरण में जादुई खेल दिखाया जा रहा है। तो मैं उसी को आगे लाइन को पूरा कर रही हूँ। विभिन्न अलंकारों, विभिन्न अलंकारों, उत्कृष्ट भाषा, उत्कृष्ट भाषा तथा मानवीकरण, मानवीकरण के चित्रात्मक शैली ने कविता को सजीव बना कर प्रकृति की ओर एक खिंचाव महसूस कराया है। चलिए, प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। इसको उतार लीजिए। 2010 और 2016 दोनों में ये प्रश्न पूछा गया। प्रतिपाद्य का प्रश्न प्रायः पूछा जाता है और उसमें आपको एक तरीके से पूरी कविता का सारांश पता होना चाहिए, तभी आप उसकी थीम को, उसके सारांश को लेकर के आप उसका उत्तर दे पाएंगे। यदि कविता का अर्थ, भावार्थ और सारांश, काव्य सौंदर्य नहीं पता है तो आप उसका प्रतिपाद्य नहीं लिख सकते। बिना लिखाए भी आप प्रश्नों के उत्तरों को तब दे सकते हैं जब आपको पूरे पाठ का सारांश पता हो, तो उसमें अपने शब्दों का प्रयोग करके आप उस कविता का प्रतिपाद्य आसानी से स्वयं भी लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न चूंकि 10 और 16 दोनों में आया था तो मैंने इसको करा दिया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगी और कुछ एक प्रश्न और कराऊंगी आपको। पंत जी की भाषा शैली का वर्णन कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न भी प्रायः पूछा जाता है कि पंत जी की भाषा शैली कैसी है। तो सबसे पहले बता दूं कि पंत जी की भाषा शैली, उन्होंने शुद्ध साहित्यिक भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम शब्दों की भरमार है। अलंकार और भावनाओं को अलंकार के माध्यम से ऐसे व्यक्त किया है कि प्रकृति पूरी सजीव हो उठी है, और ऐसा लगता है कि मानवीकरण डाल के उन्होंने प्रकृति को प्रकृति न रहकर मनुष्य का रूप दे दिया है, और वो हमारे साथ उसी तरीके का व्यवहार कर, क्योंकि झरनों के गिरने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, झरने नहीं दिखाई पड़ रहे। वृक्ष डर के मारे धरती में समा गए हैं, क्योंकि भयानक वर्षा के कारण वो भयभीत हो गए हैं।
तो वो धरती में समा जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपनी शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के भरमार करके भाषा को चित्रात्मक शैली के द्वारा इस तरह वर्णन किया है कि प्रकृति भी सजीव हो उठी है। तो मैं इसी प्रश्न को लिखवा रही हूँ, आप इसको लिखिए। अगला प्रश्न नंबर डाल दीजिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, पंत जी की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। पंत जी की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न यहाँ मैं सन डाल रही हूँ, यहाँ नहीं दिखाई देगा तो नीचे लिखती हूँ। 2012 2017 खाली लिख दे रही हूँ। 17 12 और 17 में पूछा गया है, तो मैं इसका उत्तर लिखवा रही हूँ। लिखिए, पंत जी के साथ हमेशा एक चीज कही जाती है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। कहने का मतलब उन्होंने, पंत ने प्रकृति को इतनी कोमलता से देखा है कि क्योंकि वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, तो उन्होंने प्रकृति के बीच जन्म लेकर उसकी अनुभूति को सहज अनुभव किया है और उसका वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में बचपन से ही पिरोना शुरू कर दिया था, तो वो उनकी भावनाओं के साथ अभिव्यक्त होती है। तो मैं उत्तर लिख रही हूँ। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। आपको इस लाइन को देके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो आप अपनी कविता का जो प्राकृतिक चित्रण किया गया है उसका वर्णन करेंगे और साथ ही साथ उनकी भाषा शैली को मिलाकर लिख देंगे। आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, उनकी भाषा संस्कृत युक्त तत्सम शब्दों से जुड़कर प्रकृति को सजीव बना देती है, जिसके लिए उन्होंने कविता में संगीतात्मकता, लयात्मकता के साथ चित्रात्मक शैली का प्रयोग कर भाषा के साथ साथ प्रकृति को भी सजीव, बस से नहीं दिखाई देगा, मुझे लगता है ये भी ऊपर ही लिख देते हैं। चलिए, चित्रात्मक शैली के बाद चलिए इस लाइन को मैं ऊपर लिख देती हूँ। फिर से आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न मिटा देती हूँ ये वाला।
और इसके अंश जो बचे हुए हिस्से को है वो ऊपर लिख देती हूँ। ये प्रश्न आप कर भी चुके हैं, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो लाइन कंप्लीट कर दें। चित्रात्मक शैली के माध्यम से भाषा एवं प्रकृति को सजीव कर देते हैं। चलिए, प्रश्न भी पूरा हो गया। भाषा शैली और प्रतिपाद्य हमेशा तैयार रखिए, किसी भी रूप में ये आपसे पूछा जाता है। सन वाले प्रश्न करा रही हूँ, अभी कुछ और प्रश्न कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।